तो गॉड ऑफ रैग्नारॉक वालहल्ला में हमें ग्रीस की मेमोरीज में पुरानी गॉड तो इंट्रोड्यूस कराया ही गया था, बट हमें पुराने वेपन को भी यूज करने का मौका मिला। और सिर्फ यही नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि हमें फ्यूचर गॉड ऑफ गेम्स के कई सारे हिंट्स भी मिले हैं, जिसको देखकर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगला गॉड ऑफ गेम कौन सा होने वाला है या फिर किस माइथोलॉजी पे होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम टीयर से फाइट कर रहे हैं तब उसने बहुत सारे डिफरेंट वेपन्स का यूज किया था जो रिप्रेजेंट करता है हर माइथोलॉजी के गॉड ऑफ वॉर के वेपन को। और गॉड ऑफ रैग्नारॉक के एंड होने के बाद गॉड ऑफ वालहल्ला का एक्चुअल पर्पस क्या था, इसकी जरूरत क्या थी, क्रेटोस गॉड ऑफ वालहल्ला के एंड में क्या सीखा है। मैं चाहता हूँ अब इन सारे ही सवालों का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, इससे पहले कि मैं बता दूं। तो जानते हैं गॉड ऑफ वॉर वालहल्ला का पर्पस, उसके कुछ अमेजिंग मोमेंट, कुछ पुराने वेपन्स और गॉड ऑफ वॉर किस फ्यूचर डायरेक्शन में जा रही। ओके, द गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के एंडिंग में हमें एक म्यूरल दिखाया गया था जहाँ पे सब लोग क्रेटोस की वर्शिप कर रहे थे। उस वक्त तो हम ये चीज समझ नहीं पाए कि एक्चुअली में ये क्या है। I mean, ऐसा कैसे हो सकता है? क्रेटोस तो एक जनरल है, हो सकता है कि सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, बट उसकी वर्शिप वो भी नॉर्थ लैंड्स में, ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि उस वक्त हम इस चीज पे बहुत सारी थ्योरीज बना रहे थे, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लास्ट म्यूरल को एक्सप्लेन किया होगा। बट गॉड ऑफ वॉर डीएलसी पूरा का पूरा इसी म्यूरल पे बेस्ड है। गॉड ऑफ वॉर डीएलसी में हमें ये बताया गया है कि एक्चुअली में गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के एंडिंग के बाद अपना गॉड ऑफ वॉर या गॉड ऑफ होप क्रेटोस का एक्चुअली में हुआ क्या एंड उसकी जर्नी किस डायरेक्शन में गई एज अ गॉड ऑफ वॉर, ना कि एज अ फादर। तो हाँ, शायद हम ये कह सकते हैं कि गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक शायद एट्रेस एंड क्रेटोस के फादर एंड सन के ऊपर बेस्ड था। आई मीन, दोनों के रिलेशनशिप की तरफ एंड फादरहुड की तरफ। बट गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक वालहल्ला प्योर क्रेटोस आर्क है। हालांकि ये चीज एक्चुअली में गेम प्ले के रिप्लेबिलिटी को बढ़ाती है। आई मीन, ये चीज आपको प्रमोट करती है कि आप गॉड ऑफ वॉर को बार बार खेलो और अपने सारे गियर्स को मैक्स करो, सारे वेपन्स को मैक्स करो, ताकि आप बार बार इस लूप में फंसे रहो। बट क्योंकि इसमें ऑनलाइन ऐड नहीं किया गया, तो मैं सोचता हूँ कि उतना भी ज्यादा रिप्लेबिलिटी वाला फंक्शन ऐड नहीं करता, बट ये एक्चुअली में स्टोरी को एक नेक्स्ट लेवल पे जरूर ले जाता है। तो गेम के अंदर क्रेटोस को गॉड ऑफ वॉर बनने का प्रस्ताव दिया जाता है, जिसको डेफिनेटली क्रेटोस ठुकरा देता है। तो उसके बाद टीयर क्रेटोस को अप्रोच करता है जो और वो समझाने का ट्राई करता है कि अब वो इस जगह के लायक नहीं है और क्रेटोस को उसकी गद्दी संभाल लेनी चाहिए ताकि वो गॉड ऑफ वॉर बन जाए नॉर्थ माइथोलॉजी का। ऑफ कोर्स क्रेटोस इस चीज को निग्लेक्ट कर देता है, बट वो डिफरेंट ट्रायल्स फेस करता है और डिफरेंट चीजों का एक्सपीरियंस करता है अपने पास और ढेर सारी चीजों को सीखता है और अंत में वो ये रियलाइज करता है कि वो वॉर को पीस के लिए भी स्टार्ट कर सकता है। खून खराबा ही जरूरी नहीं है। टीयर ने क्रेटोस को शायद ये बात समझाई या क्रेटोस खुद अपने पास्ट सेल्फ को देके ये बात सीखा। तो एट द एंड हमें ये बात पता चला कि पूरा का पूरा गॉड ऑफ रैग्नारॉक वालहल्ला डीएलसी एक्चुअल में इस म्यूरल के ऊपर ही बेस्ड था, जहाँ पर अब सब क्रेटोस की वर्शिप करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ना कि क्रेटोस से डरते हैं। ये मीनिंग था गॉड ऑफ वॉर का, एक्चुअल गॉड ऑफ। इसके बाद हम पूरे गॉड ऑफ वालहल्ला डीएलसी में बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे दो फेवरेट मोमेंट तो थे। ऑफ कोर्स, जब मिमिर का सर हीलियोस में टर्न हो जाता है और क्रेटोस फिर से उसका गला काटने वाला था, बट ये क्या हो रहा है, जहाँ पे हीलियोस के दो चार इमोशनल बातें सुनने के बाद क्रेटोस पहुंचता है ओके, बट मिमिर का और उसके बाद अगर मैं बोलूं जो मेरा फेवरेट सीन रहा था वो था ओल्ड क्रेटोस से मिलना। अब डेफिनेटली गॉड ऑफ वॉर 2018 एंड गॉड ऑफ रैग्नारॉक में हम बहुत सारे ऐसे मॉड्स का यूज कर सकते थे जहाँ पे हम ओल्ड क्रेटोस के स्किन्स को ऐड करते हैं मॉड्स के जरिए, बट वो उतने ज्यादा ओरिजिनल नहीं लग रहे थे। बट इस बार सांता मोनिका ने ओरिजिनली क्रेटोस के ओल्ड लुक को, ओल्ड आई मीन यंग लुक को इंट्रोड्यूस कराया और डेफिनेटली काफी ज्यादा बैडएस दिखाई दे रहा है। ये गॉड ऑफ वॉर 2 का सीन है जहाँ पर क्रेटोस अपने गॉड ऑफ वॉर 2 के सीन से मिलता है और ये देखता है कि भाई साहब, वेल क्रेटोस अपने आप से मिलकर ये रियलाइज करता है वो कितना क्रूर था, वो कितना ज्यादा घमंडी और सेल्फिश था, बट उसे रियलाइज होता है कि वो हम है। और पेंडेहुरा के इस छोटे से स्टैचू को देखने के बाद वो ये सोचता है कि अगर वो ग्रीस में होप की पावर को फैला सकता है तो नॉर्थ में क्यों, इस बार लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि पीस से। और हाँ, इसी बीच हम ये नहीं भूल सकते कि हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है ब्लेड ऑफ ओलंपस से। नो डाउट गाइस, मैं 2 साल से ये चीज बोल रहा हूँ कि हमें ब्लेड ऑफ ओलंपस चाहिए, बट सांता मोनिका वालों ने दिया नहीं। मैंने सोचा था गॉड ऑफ रैग्नारॉक में ब्लेड ऑफ ओलंपस को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, बट स्टिल बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। हमें स्पेयर को दिया गया था बट ब्लेड ऑफ ओलंपस को नहीं। लेकिन गॉड ऑफ वालहल्ला बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेड ऑफ ओलंपस को इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि ब्लेड ऑफ ओलंपस एक ओवर पावर्ड वेपन है। तो इस वेपन को परमानेंट वे में नहीं रखा गया। इसको क्रेटोस तभी यूज कर सकता है जब वो वालहल्ला में हो और वो अपने रेज मोड में हो। इसको आप नॉर्मल वेपन्स की तरह यूज नहीं कर सकते, बट बहुत सारे लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट होगा। बट मेरे ख्याल से ये परफेक्ट बैलेंस जरूरी था गेम को बैलेंस बनाने के लिए। बट या गाइस, इस गेम में ब्लेड ऑफ ओलंपस देखना मेरे लिए काफी ज्यादा इमोशनल बात थी और एक्चुअली में ये वेपन इसमें भी बहुत बैडएस दिखाई दे रहा है। हमें लिटरली इतना बड़ा फिर आके तो फटे। ओके, तो अब इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में आते हैं, मतलब कि ऑफ कोर्स यू गेस्ड इट राइट, हम बात करने वाले हैं फ्यूचर गॉड ऑफ वॉर गेम्स की बट विद प्रूफ। अब जब हम टीयर से फाइट करते हैं तब वो डिफरेंट वेपन को यूज करता है। टू बी स्पेसिफिक, वो 4 मेजर वेपन को यूज करता है। शील्ड एंड स्पेयर जो कि नॉर्स वेपन है, मैकवाइटल, कोबेश और कटाना, ऑल्सो नोन एज कुसानागी नो श्रुगी। अब यहाँ पे शील्ड एंड स्पेयर को बहुत सारे लोग स्पार्टा का वेपन भी कहेंगे, बट नहीं, ये एक्चुअली में एक नॉर्स वेपन है जो टीयर को रिप्रेजेंट करता है। हम म्यूरल्स में ये देख चुके हैं कि टीयर
टीयर आर्मी को लीड कर रहा है शील्ड एंड स्पेयर के थ्रू। तो ये वेपन एक्चुअली में टीयर का खुद का है। इसके बाद है मुकोआ हिटर, जो कि एक मीजो अमेरिकन वेपन है। इसे एस्टेक्स एंड मायान के लोग यूज करते हैं, करते थे। ये वेपन बेसिकली वुडन वेपन है जो बहुत ही ज्यादा हैवी होता है और क्लोज रेंज कॉम्बैट लिए यूज किया जाता है। बेसिकली मीजो अमेरिकन सोसाइटी बहुत बड़ी है और इस ढेर सारे डिफरेंट माइथोलॉजीज, बट जो सबसे फेमस माइथोलॉजी इसमें मानी जाती है वो मायान्स की है। तो ऑफ कोर्स हम ये गेस कर सकते हैं कि एक माइथोलॉजी मायान माइथोलॉजी भी हो सकती है और ये वेपन उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आता है कोपेश, जिससे बहुत सारे लोग इंडियन वेपन कह रहे थे। ओह माय गॉड, नहीं, ये इंडियन वेपन डेफिनेटली नहीं है। हाँ, ये एक सिकल शेप सोर्ड है जो एक बैटल एक्स से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था और इसको एंशिएंट इजिप्ट में यूज किया जाता था। अब आप असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स में भी अपने बे को इसको यूज करता हुआ देख सकते हैं और डेफिनेटली ये इजिप्ट माइथोलॉजी को शो करता है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि शायद टीयर वहां भी ट्रेवल किया होगा और उसके इंस्पायर्ड वेपन को खुद यूज करता है। अब इसके बाद आता है सबसे पावरफुल यानी कि उसानागी नो श्रुगी यानी कटाना। ये वेपन इन सब में से सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है और 100% ये जापानीज माइथोलॉजी का है और हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि गॉड ऑफ वॉर का एक गेम जापानीज लैंड्स पे भी होगा। अब ये सारी बातें इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टीयर एक ट्रैवलर भी माना जाता है। वो डिफरेंट माइथोलॉजी में ट्रैवल कर चुका है, जैसे ग्रीक, मायान, इजिप्ट, जापान, और इसलिए वो इतने सारे वेपन्स का यूज कर रहा है क्योंकि वो उन सारे ही गॉड ऑफ वॉर से मिल चुका होगा। तो ऑफ कोर्स इस चीज को मैं सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। या तो हम मायान लैंड्स जाएंगे, या तो हम इजिप्ट लैंड्स में जाएंगे, या तो हम जापानीज लैंड्स में जाएंगे। बहुत मजा आएगा। वेल, आपका इस बारे में क्या ख्याल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, बट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।